साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के इंग्लिश बुक के पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर के साथ आया हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पोएम को मैं ठीक से एक्सप्लेन करूं ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसे समझने में कोई समस्या ना हो। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। इसका टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इसे जॉन डन ने लिखा है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था और 31 मार्च 1631 को इनका निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 1572 से लेकर 1631 तक यानी लगभग 59 साल ये जी पाए। लेकिन इन 59 सालों में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और इनकी कुछ किताबें काफ़ी फेमस हुई। जैसे इनकी एक किताब है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जिससे यह कविता ली गई है। इसके अलावा सरमन्स और सटायर्स एंड द एलिजीज इनके फेमस बुक्स हैं। जहाँ तक इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी का सवाल है तो जॉन डन एक रोमन कैथोलिक थे और यही कारण है कि रोमन कैथोलिक होने के कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड से निष्कासित कर दिया गया और बिना डिग्री लिए इन्हें बाहर निकलना पड़ा। खैर, जैसे तैसे इन्होंने अपना सफ़र पूरा किया और काफ़ी उम्दा रचनाएं इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के कॉर्पस में ऐड किया। तो आइए हम लोग इस रचना को अभी जानने की कोशिश करते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन। तो शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, यानी हे मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे उब कर कहीं नहीं जा रहा हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और न ही इस उम्मीद में जा रहा हूं कि यह संसार मेरे लिए बेहतर प्यार का प्रदर्शन कर सकता है, यानी कोई बेहतर प्यार दे सकता है। मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि आखिर में मुझे मरना है, आखिर में सबको मरना होता है, इसलिए कवि कह रहे हैं आखिर में मुझे मरना है। टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए बेहतर यह है कि मैं अपने आप को आनंद में मग्न किए रहूं, आनंदित किए रहूं, ये बेहतर है। क्योंकि आखिरकार मरना ही है, तो मैं दुख में क्यों अपना जीवन व्यतीत करूं, मैं आनंदित जीवन जीऊं। Thus by feigned deaths to die, और ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं thus by feigned deaths to die। feigned मतलब हुआ दिखावे से भरा हुआ, यानी छद्म, इसे हम स्यूडो कह सकते हैं, छद्म। feigned deaths, और इन्होंने deaths वर्ड का यूज किया है। डेथ सिंगुलर होता है और डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर भी इन्होंने प्लूरल में इसका यूज किया है। तो असल में कवि कहना चाहते हैं कि इनके लिए बाहर जाने का मतलब होता है, इनके लिए प्रियतमा को छोड़कर जाने का मतलब होता है डेथ। इन्हें मौत जैसा प्रतीत होता है और ये बार बार डिफरेंट जर्नीज पर, टूर्स पर जाना चाहते हैं। इसलिए हर जर्नी, हर टूर इनके लिए एक मौत जैसी है। इसलिए इन्होंने यूज किया है thus by feigned deaths to die, और इसलिए मैं उन छद्म मृत्युओं को प्राप्त करूं, छद्म मौतों को प्राप्त करूं, यानी हर यात्रा इनके लिए वियोग में मृत्यु जैसी है। तो ये था पहला स्टेंजा। मुझे लगता है आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे। अब हम लोग दूसरे स्टेंजा को लेते हैं। Yesternight the sun went hence, पिछली रात को सूरज यहीं से गुजरा था। एंड येट इज हियर टुडे, और आज दिन निकलते ही फिर यहाँ हाजिर हो गया, आ गया। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास न तो कोई इच्छा है और न ही बुद्धि है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, यहाँ ध्यान देने की बात है कि कवि ने बहुत सारी जगहों पर कॉमा का यूज किया है। तो सेंस के बाद कॉमा के साथ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। अब जो बात कही जा रही है वो पोइट की ओर से कही जा रही है। तो इसे हम ऐसे लेंगे, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे
कभी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा रास्ता जो है वो आधे के बराबर भी नहीं है, मतलब सूरज जितना लंबा सफर तय करके आया है उसके आधे के बराबर भी नहीं है। Then fear not me, इसलिए तुम मेरे बारे में चिंतित मत हो, मुझको लेकर डरो मत। But believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and spurs than he, बल्कि यह यकीन करो कि मैं और भी तेज यात्राएं करूंगा। और तेज यात्राएं करूंगा क्यों? Since I take, चूंकि मेरे पास है more wings, यहाँ wing को हम इमेजिनेशन पावर के तौर पर देख सकते हैं, मेरे पास ज्यादा कल्पना शक्ति है, एंड स्पर्स देन ही, और मेरा इंटेंशन भी ज्यादा स्ट्रांग है, यानी मैं ज्यादा मजबूत इरादा रखता हूं, इसलिए मैं ज्यादा तेज यात्राएं करूंगा। तो ये था दूसरा स्टैंजा। और अब तीसरे स्टैंजा में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। तीसरे स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यानी मनुष्य की जो ताकत है वो कितनी कमजोर है, कितनी नाजुक है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि उसके सौभाग्य के पल समाप्त हो जाएं, उसके सौभाग्य के दिन चले जाएं, कैनॉट ऐड अनदर आवर, तो वह एक भी पल दूसरा जोड़ नहीं सकता, यानी उन सौभाग्य के पलों को वह और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही बीते हुए पल को वो वापस बुला सकता है। या तो दुनिया का नियम ही है कि हम बीते हुए पल को वापस नहीं बुला सकते हैं, यह असंभव है। फिर आगे कभी कह रहे हैं, बट कम बैड चांस, लेकिन हम क्या करते हैं? कम बैड चांस, यानी दुर्भाग्य का समय आने पर, दुर्योग आने पर, एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम उसमें अपनी भी ताकत मिला देते हैं। एक तो जो दुस्संयोग होता है, जो दुर्योग होता है, वो वैसे ही खराब होता है, वैसे भी भयावह होता है, लेकिन हम उसमें अपनी और ताकत जोड़ देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इस तरह से हम उसे एक कला और आयाम दे देते हैं। वैसे कोई विपत्ति या दुस्संयोग या दुर्योग इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जब हम उसमें अपनी ताकत मिला देते हैं तो वह ज्यादा कलात्मक और ज्यादा विस्तृत हो जाता है। Itself or us to advance, और इस तरह से हम क्या करते हैं? जिंदगी के सफर में उसे अपने से आगे बढ़ा देते हैं, हम उसे और आगे कर देते हैं। मानो जीवन के सफर में वे विपत्ति के पल और हमारी जिंदगी, हमारे सुख के पल, इन दोनों का रेस लगा हुआ है, और उसमें हम अपनी ताकत जोड़कर, अपनी ताकत उसे प्रोवाइड करके उसे अपने से आगे निकाल देते हैं। यानी उन विपत्तियों को, उन दुर्योगों को, दुष्संयोगों को हम अपने से आगे कर देते हैं, अपने से बड़ा बना देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। चौथे स्टैंजा को लेते हैं। अब तक 3 स्टैंजाज हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, और अब ये चौथा स्टैंजा, When thou sighest not wind, कभी कह रहे हैं कि जब तुम आह भरती हो तो उसमें वायु उत्सर्जित नहीं होती, but sighest my soul away, बल्कि तुम उस आह में मेरी जान निकाल देती हो, यानी मेरी रूह निकाल देती हो। When thou weepest unkindly kind, और जब तुम दयार्द्र होकर रोती हो, my life's blood doth decay, तो उसमें मेरे जीवन का रक्त क्षरित होता है, रक्त नष्ट होता है। It cannot be that thou lovest me as thou sayest, अब कभी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा कि तुम खुद कहती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। If in thine my life thou waste, और ऐसा कहने के बावजूद तुम अपने भीतर स्थित मेरी जिंदगी नष्ट करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। Thou art the best of me, और फिर इस स्टैंजा के लास्ट लाइन में पोएट ये प्रोक्लेम करते हैं कि तुम मेरे जीवन का सर्वोत्तम अंश हो। Thou art the best of me। अब ये आखिरी स्टैंजा हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक आध प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे। Let not thy divining heart forthink me any ill, अब कभी फिर से एक बार अपनी प्रेयसी की साइकोलॉजी को वॉच करते हुए
यह बताने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने चिंताशील मन को मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचने दो। यानी तुम अपने चिंताग्रस्त मन से मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट। क्यों बुरा मत सोचो? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनी तुम्हारी भूमिका ले ले, किस्मत तुम्हारी भूमिका ले ले। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और हो सकता है तुम्हारी जो चिंता है वो पूरा हो जाए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लिप। आखिर में कभी एक सॉल्यूशन देते हैं भरोसा देने के लिए, और कहते हैं कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लिप। बल्कि ऐसा सोचो कि हम लोग सोने के लिए करवट बदले हुए हैं। दे हु वन अदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। जो एक दूसरे को अपने हृदय में रखते हैं, संजो कर रखते हैं, उन्हें कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये 5 स्टैंजाज में यह कविता पूरी होती है। अब मैं विद्यार्थी से कहूँगा कि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो अपना सवाल रखें। Sir, please tell me about the use of hyperbole in this poem. Very good question. The use of hyperbole. Certainly, the poet has used hyperbole at least at 2 instances in this poem. And the first instance is, when thou sighest not wind, but sighest my soul away. It cannot be practically that when somebody sighs, the soul departs or takes leave. It is impossible. But the poet has used it. This type of experiment has done just to stress the point of intimacy. One more example is, when thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. This is also use of hyperbole. I think these 2 examples will suffice here. Okay. Any other question? Yes, sir. What is the gist of this poem? Gist of this poem. Very good question. So I think this poem is all about love and immortal love, ideal love. So we see here a Platonic content inherent in the whole poetry. Love has been idealized and immortalized by the poet here. Love is not such a thing that could be destroyed or that could be diminished just by the departure of one's lover or one's beloved. Love is something greater than these worldly jobs tours, for instance here, as the poet has used tour here and such things. In the last 2 lines, the poet has tried to present the gist of this poem by saying, they who one another keep alive never parted be. When 2 persons are in love, they can never be parted if they reside in one another's souls. So it is not a matter of physical world, physical mingling, physical meeting and physical parting. Love is a matter of psychological, or beyond that, at the level of spirit. It is a spiritual thing, and here the poet in the whole poetry has tried to spiritualize this love. I think the gist of the poem is that love is immortal and true love can never be destroyed, can never be forgotten. Okay, any other question? Yes, sir. Last question. What is metaphysical poetry? Metaphysical poetry, good. This poem itself
is a good example of metaphysical poetry. So metaphysical poetry was pioneered by John Donne, and there were other persons like Richard Crashaw and Henry Vaughan who were the practitioners of metaphysical poetry. But this word was coined later on, and this word was given by Dr. Samuel Johnson, who coined the term metaphysical. So what do you mean by metaphysical here? Metaphysical doesn't mean going beyond physicality of this world or any such thing, but here metaphysical indicates the use of knowledge at such a level that it becomes intellectual, sometimes going beyond just intellectual, but intellectual teaching. And in metaphysical poetry, one thing is very prominent, and that is conceits, the extended use of metaphor and the scholarly or knowledgeable use of metaphors. So metaphysical poetry is known by the use of conceit and by the use of worldly knowledge, a good investment of worldly knowledge in poetry. Okay, thank you, bye.